नमस्कार। सभी छात्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बीएससी पार्ट 1 के अंदर जो स्थिर विद्युतिकी नाम से पेपर चलता है, एक किताब चलती है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने स्थिर विद्युत आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाले बल की बात की थी। विद्युत क्षेत्र की गणना किस तरह से, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, इन सब के बारे में हमने जो पहले के लेक्चर्स थे उसमें चर्चा की थी। बात हमने प्रारंभ की थी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, घर्षण विद्युत। वैज्ञानिकों का ऐसा मत था उससे पहले कि इस प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं उसके लिए गुरुत्वीय आकर्षण बल ही रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। परंतु जब ये पता लगा कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं या फर को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं, रगड़ने के बाद जो अट्रैक्शन वो शो करते हैं उसका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उससे हम किसी भी प्रकार से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। ये एक ऐसा बिंदु था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने फिजिक्स के अंदर एक नई ब्रांच खोली, जिसको कि हमने प्रारंभ में विद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी कहा। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नामकरण बदलता गया। जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच बदलती गई, उपकरणों की उपलब्धता बदलती गई, प्रयोग करने की जो क्षमता है वैज्ञानिकों की वो बढ़ती गई, संभवतः ज्ञान में अभिवृद्धि हुई और जो नामकरण है वो भी इस ब्रांच का समय समय पर बदलता रहा। मूल बात पे आते हैं। छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से हम स्थिर विद्युतिकी के अंदर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशंस करते हैं, गणना करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व भी की हैं छोटी क्लासों में। आज हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, विद्युत विभव सामान्य भाषा में कह देते हैं, उसकी कैलकुलेशन से संबंधित होगा कि किस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं और किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। जहां तक विद्युत विभवांतर की बात है, electric potential, as I told you, electric potential is the amount of work which is required to be done in bringing a unit positive test charge from infinity to the point. आप में से जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय ब्रिजलाल सुब्रमण्यम जो बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, उसमें करीब करीब आपकी सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर्ड हैं। आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो बुक है या पर्टिकुलर जो पेपर है उसके लिए एक बात हमने पिछले लेक्चर में ये भी शेयर की थी कि जिसको ग्रेविटेशन अच्छे से आता है उसको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैलकुलेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। या समझ लीजिए जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, वो 2 in 1 मोड में है। एक जगह अगर एक डेरिवेशन आप लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो एग्जैक्टली सेम मैथमेटिकल ट्रिक, सेम मैथमेटिकल डेफिनेशन, सेम वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दूसरे के लिए है। ओनली थिंग इज कि ग्रेविटेशन में जहां जहां आप मास लिखते चले आ रहे हैं
मास की जगह अब चार्ज लिखने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जैसे वहां पे भी आपने गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दी थी, यहाँ पे भी हम विद्युत विभव की परिभाषा देते हैं। फर्क थोड़ा सा ये है कि वहां पे फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का था, यहाँ पे अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव नेचर भी हमारे को हैंडल करनी होती है, और अकॉर्डिंगली आकर्षणीय बल के साथ साथ प्रतिकर्षण बल की भी बात हमें अपने जो डेरिवेशंस हैं, अपनी जो मैथमेटिक्स है, उसमें इंक्लूड करके रखनी होती है। एकमात्र ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। as far as mathematical derivations formulas are concerned, they are the same। जैसे वहां पे था फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। The m1 m2 are replaced by Q1 Q2। There it was force of attraction only, here it is force of attraction as well as repulsion। There the gravitational field, for that we have told that the test charge is 1 kilogram. Here we cannot say that test charge is 1 coulomb. Why? Because 1 coulomb charge is very, very large. You will later on learn the charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So 1 coulomb is a big unit. Suppose you have to test electric field due to alpha particle, beta particle, or 1 microcoulomb charge. So to test electric field due to 1 microcoulomb charge, the test charge value cannot be 1 coulomb। जो परीक्षण आवेश है उसका मान हमेशा जो स्रोत आवेश है उसकी तुलना में नगण्य होना चाहिए। That's why the mathematical trick which we play here is we give the name test charge, परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश के लिए मैथमेटिक्स, चूंकि आप सभी मैथमेटिक्स के हैं, तो डेफिनेशंस में कई ऑथर्स लिखते हैं लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0, या द वैल्यू ऑफ Q0, that is the test charge, has to be as small as possible in comparison to what? In comparison to the value of source charge। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। क्यों कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हायर क्लासेज में, ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी प्रेजेंस से भी हमें करेक्शंस करने होते हैं। वो एक अलग तरह की मैथमेटिक्स है, धीरे धीरे आप वो भी सीख जाएंगे। टू स्टार्ट विद हाल फिलहाल हम सिंपलेस्ट जो पॉसिबल डेफिनेशन है वो यही है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत सारे ऑथर्स बहुत सारी तरह की टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको पाएंगे। इज द वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, दैट रेफरेंस पॉइंट you can choose anywhere, it can be at infinite or at any location which is far away from the source charge। जहां तक क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो ग्रेडियंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एज सच इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट later on when you go to higher physics you will have to change slightly this concept too, but at this stage you should not confuse yourself with that notation। at this stage it is sufficient for you to remember कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो विद्युत सदिश राशि है और विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है,
और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर जो संबंध है E इज गिवन बाय माइनस ग्रेड V, ग्रेडियंट कर्ल और डाइवर्जेंस। ये तीन जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में एक अलग से हमारा पेपर है, उसमें और डिटेल में आप पढ़ेंगे। वहाँ पे थ्योरम्स भी हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स, स्टोक्स थ्योरम, और उसको कहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, दैट ऑल्सो यू विल लर्न, and at that stage you will understand the meaning of gradient. But at this stage you should remember that the relation between electric field and electric potential looks like this. The simple point is, if you have the value for electric potential at a point, you can always calculate value of electric field at the same point using this type of mathematics. Now, the point is value of electric potential or electric field we can calculate by using this mathematics. The simple is V is W upon Q0, work done in bringing unit positive test charge from infinity to the point at which you wish to calculate electric potential. So the simplest unit is work is calculated in joule and charge in coulomb. So joule per coulomb, or the commercial unit which we practically use is volt. So the potential, basically it is not potential, it is the potential difference between the point at which you are talking of and the point situated at infinite, और मैथमेटिक्स में जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे चल के आप जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की भी बात करेंगे, वो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, पर फिलहाल आप इस जो बिंदु है उसको उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करें। पर हाँ, ये ध्यान रहे कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी रेंज बदलती है कैलकुलेशन की, वैसे हमें ये जो सिंपल डेफिनेशंस हैं उसमें करेक्शन करना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली जिसको शुरुआत में जैसे हम कहते हैं कि मास बिल्कुल स्टेशनरी है, बट एज वी अप्रोच टूवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे हमारा जो वेग है वो प्रकाश के वेग की ओर बढ़ता है, तो हमें ये पता लगता है कि जिस मास को हम स्टैटिक मान रहे हैं वो स्टैटिक नहीं है, वेलोसिटी के साथ चेंज भी होता है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की फिजिक्स को यही बड़ी देन है, जिसके आधार पे जो वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया। तो इसी तरह के रिलेटिविस्टिक करेक्शंस न केवल सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स, करीब करीब हर ब्रांचेज में अप्लाई होते हैं। ये सारी कंसिडरेशंस भी हमें जब हम उस रेंज में जाते हैं तो हमें अप्लाई करने होते हैं। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, बिकॉज नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स सम स्पेशलाइज्ड स्टडीज, तो ये भी आपके दिमाग में एक बिंदु होना चाहिए। जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है, as far as our syllabus is concerned, we are supposed to calculate the electric field or potential due to point charge, due to line charge, due to charge distributed on a sphere. If Q charge is distributed in a uniform region of radius r, what is going to happen? And if Q charge is distributed on a conducting sphere, what is going to happen? What will be the values of electric field and electric potential? These all calculations you have done in class 11th or 12th, or for certain competitions based on 12th level, but the same is in our syllabus at the part 1 of graduation level. So almost all repetition, but only thing is you must understand the basic point behind that. Suppose you have to calculate the electric potential due to this charge Q at this point P, which is at a distance of r.
So as per definition, suppose I place a test charge here which is at a distance of x from the source charge. So the force acting on this according to the Coulomb's law will be Q0 divided by x square. This force F acts away from the charge because both charge are of same nature, so that will be the force of repulsion. If the small work done in moving the test charge Q0 from point A towards the source charge, you will have to do the work against this force, and that work is force this multiplied by displacement. So accordingly this will be the formula for small amount of work done, and entire work done if you calculate from infinity to this point P, then you can integrate it, and by definition this work done is your electric potential. So when you calculate this work done in moving a unit positive test charge from infinity to point P, this work done will look like this: Q0 divided by R. So this is work done in bringing Q0 charge. We are interested in work done in bringing unit positive. So you divide it by Q0, you will get the value Q divided by R. Earlier, for the purpose of electric field, the formula was Q upon R square. So you can see the resemblance between the calculations which you have done at the lower class level and here too. Of course, the mathematics, the simple integration formula which you apply over here, x raised to minus 2. So minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, and accordingly you will get this simple mathematical relations. So this is how we calculate. This is the procedure for all calculations. So when you follow similar steps, only thing is the value of force will change, value of field will change, and if you substitute the formula in the formula straight away also, because using the formula V is integral minus E dot dr. So once you know the value of electric field in a particular region, you can very easily calculate the value of electric potential at that particular point. So these are the common examples. We come across the Q charge distributed on uniformly distributed on a spherical region of radius r. So suppose this is a sphere of radius r. As you know, the value of electric field, as we have calculated, is like this: E is proportional to r inside the sphere. At center of the sphere, the value of electric field is 0. But if you compare the two, you will wonder to know, here the value of electric field is 0, but electric potential is not 0. The value of electric potential is maximum at the center, whereas value of electric field is 0. So in this way, the relation between the two are not the simple mathematical relations. You will have to think in terms of its definition too. So this is the another mode of graphical representation for the variation of electric field with distance. The maximum field is at the surface, whereas the maximum potential is at the center, and you will wonder to know the value of potential at center is almost all 1.5 times the value of potential at the surface. That you will verify mathematically also. The formula looks like this. This is 3kq by 2r, and at this point it is kq upon r only, and this is the
electric potential and field values due to the charge distributed on conducting spheres. The basic difference between the two situations is here the charge q is distributed in the entire volume, that is 4 by 3 pi r cube. Here the charge is distributed on the outer surface only. So when it is distributed on outer surface, the value inside the sphere is 0, as you have calculated earlier too. But you see the value of potential is not 0. So again the same point, the relation between the two are not the mathematical relations. I again clear this point. So you will have to calculate, you will have to remember the basic difference, basic definition of electric field and electric potential. And these are the famous graphical representation in these situations, two types of situations. Then we are supposed to calculate about the potential due to electric dipole. Dipole is a common practical situation which we come across. Suppose NaCl, the distance between the positive and negative ion is very small, of the order of angstrom, and we are interested in the potential due to that type of system. So that system we define as dipole system. Earlier we were talking of single charge. Suppose we have a system of two charge. Now you can have two charge of same nature, similar nature. You can have plus plus, you can have minus minus, and you can have plus and minus. So this plus and minus situation is very common. When you ionize HCl, H plus, Cl minus, NaCl, Na plus, Cl minus. Practically in nature, we come across this type of situation. Important point is this distance, that is the distance between positive and negative ion D, is very small as compared to the point where you are interested in calculation of electric potential. This is normally of the order of say millimeter or centimeter, where this is of the order of angstrom. So you can imagine the relation between the D and R, and when R is greater than D, then only these formulas will apply, otherwise these formulas will not apply. Under that approximation, we can write electric potential at a point P due to this type of system, which is known as a dipole system, is Kp cos theta divided by R square. Two typical situations are there when theta is 0, cos 0 is 1, potential is maximum. When theta is 90, cos 90 is 0, potential is 0. So we have a equatorial line, you can say, and we have the axial line. As far as physics is concerned, we say it like this, and this is the dipole moment, which we define P is equal to Q into D. So in terms of dipole moment also we can write this formula. So this is how the calculations are done, because this is a very common situation which we come across for the purpose of calculation. That's why I have shown you this formula and this situation. In the next lectures we will derive this in detail too. So at this stage I think you should remember the value of electric potential due to point charge, due to spherical charge distribution, and due to dipole, and same for electric field too, because we are supposed to calculate the numericals on the basis of the formula for electric field and electric potential in these situations. And in your textbooks also, if you see various type of numericals, you will learn that these formulas are frequently used there. So please remember all these.
Thank you for today. We stop here, and on the next turn also we will continue.